एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे हम क्लास 9th सिविक्स चैप्टर नंबर 3 विच इज़ आवर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स मींस किस तरीके से इलेक्शन होते हैं और उसकी क्या पॉलिटिक्स रहती है, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलो और थोड़ा सा क्रॉप करूँ क्या? हाँ, ओवरव्यू देख लेते हैं इसका हम थोड़ा सा। तो in chapter first we have seen that in democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly। अब हमने चैप्टर फर्स्ट में ये तो देख लिया कि लोकतंत्र के अंदर ही ज़रूरी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि एक एक व्यक्ति डायरेक्टली क्या करे या उसको ज़रूरत हो कि वो क्या करे, गवर्न करे, मीन्स अपनी सरकार चलाए एक तरीके से। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो उन्होंने लोग अपने चुने हैं उनके द्वारा शासन कराया जाए, ये हमने डेमोक्रेसी में देखा। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि वो जो तुम्हारे कैंडिडेट हैं जिनको लोग चुनते हैं, उनको चुना कैसे जाता है, उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। वे बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी। सबसे पहले शुरुआत हम ये समझने से करेंगे कि जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, उसके अंदर इलेक्शंस किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल। अब हम यहाँ पे ये भी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग पार्टीज़ में जो लोग खड़े होते हैं उनको कैसे हम, उनका कंपटीशन किस तरह का रहता है, मतलब इलेक्शन का जो कंपटीशन रहता है वो किस तरह का रहता है। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। और फिर हम इस टॉपिक पर भी आएंगे कि किस तरह के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। द बेसिक आइडिया हियर इज़ टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। और जो हमारा मेन मोटिव है इस चैप्टर में वो ये समझना है, ये डिफरेंस निकालना है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होते हैं और एक नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होते हैं। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू एक्सेस इलेक्शंस इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस यार्डस्टिक। और लास्ट में हम इस चैप्टर की ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में किस तरह से इलेक्शंस कराए जाते हैं। We take a look at each stage of elections from the drawing of boundaries of different constitution to the declaration of the results। और यहाँ पे हम अलग अलग स्टेजेस, इलेक्शन के अलग अलग स्टेजेस जहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट होते हैं फिर जहाँ तक उनका रिजल्ट निकल के आता है, उन सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एट each स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शंस। और हर एक स्टेज पर हम ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। और हम जब चैप्टर के लास्ट में पहुँचेंगे तो हम ये भी क्वेश्चन कर रहे होंगे कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं क्या वो स्वतंत्र है और सही हैं, अच्छे हैं, सही ढंग से होते हैं। हेयर वी ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग द फ्री फेयर इलेक्शंस। और यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन होता है, मीन्स जो इलेक्शन कराने में और या फिर उसकी देखभाल करने का जो काम कमीशन होता है, उसके बारे में समझेंगे कि वो फ्री या फेयर इलेक्शंस करवाते हैं या नहीं। वाई इलेक्शन, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि इलेक्शंस ही क्यों। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। अब हरियाणा में क्या है, एक असेंबली का इलेक्शन हुआ था, यानी कि उसके बारे में कुछ दे रखा है इन्होंने। द टाइम is after midnight, an expectant crowd sitting for the past 5 hours in a choke of the town is waiting for its leader for come। अब क्या होता है, आधी रात के बाद का समय है और जो पूरी भीड़ है वो शहर के चौराहे के पिछले जो चौराहे है उस पर 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतज़ार कर रही है। द ऑर्गेनाइजर अश्योर एंड रीश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट। और जो वहाँ के आयोजक हैं वो भीड़ को बार बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने वाले हैं। The crowd stands up whenever a passing vehicle comes the way, it arouses hopes that he has come। और जैसे ही कोई गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो लोगों के मन में आशा उठती है कि शायद हमारे नेता आ गए हैं। This leader is Mr. देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, who was the address to meeting in कर्नल on Thursday night। तो जो नेता हैं वो देवीलाल हैं, ये हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख हैं जो गुरुवार मतलब जो थर्सडे की नाइट में करनाल भाषण देने के लिए आने वाले थे। This 76-year-old leader is a very busy
मैन दीज डे। तो एक 76 साल का एक ओल्ड लीडर उस समय बड़ा बिजी थे। हिज डे स्टार्ट एट 8 AM एंड एंड्स 11 PM। उनका दिन 8 बजे से शुरू होता था सुबह के और रात के 11 बजे तक समाप्त। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग। और सुबह से अब तक उन्होंने 9 इलेक्शन मीटिंग्स तो ले चुके थे वे। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 मंथ्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर हिज इलेक्शन। तो आज सुबह से पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। द स्टेट had been ruled by a Congress party led government since 1982। तो ये हरियाणा में 1987 में जो हुए राज्य की जो विधानसभा चुनाव होते हैं ना, उससे जुड़ी एक अखबार की खबर है। तो राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकारी थी। ठीक है, 1982 से चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर। तो फिर जो विपक्ष के नेता रहे थे हमारे चौधरी देवीलाल। ठीक, तो लीड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोक दल। हिज पार्टी जॉइंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म front against the Congress in the elections. In the election campaign, Devilal said that if his party won the elections, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. तो बेसिकली उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलकर एक मोर्चा बनाया था। मतलब जो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी थी उन सब में मिलकर, और अपने चुनाव प्रचार में जो देवीलाल है उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वो किसानों और छोटे व्यापारियों का जो कर्ज होता है उसको माफ़ कर देंगे। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। और उन्होंने ये भी वायदा करा कि उनकी सरकार का जो पहला काम होगा वो यही होगा कि वो छोटे जो बिजनेसमैन हैं और फार्मर्स हैं उनके लोन माफ़ कर देंगे। ठीक है। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। तो जो चल रही गवर्नमेंट थी लोग उससे संतुष्ट नहीं थे और खुश भी नहीं थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस। और फिर वो आकर्षित भी हो जाते हैं जो वायदा देवीलाल ने उनसे किया था। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलाइज। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो वो लोकदल पार्टी जो है उसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। लोकदल and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly। तो जो राज्य विधानसभा थी उसके अंदर 90 में से 76 सीट्स जो हैं वो लोकदल ही जीतती है। लोकदल अलोन won 60 सीट्स एंड thus had a clear majority in the assembly। अब अकेली लोकदल पार्टी ही 60 सीट जीत जाती है तो विधानसभा के अंदर वो मेजॉरिटी में हो जाती है। द कांग्रेस कुड विन ओनली। और उस समय कांग्रेस जो है सिर्फ 5 सीट ही जीत पाती है। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned। तो जो चुनावी नतीजों की घोषणा होती है उसके बाद ही जो मुख्यमंत्री है वो अपना पद, उस मुख्यमंत्री ने क्या करा, अपना पद छोड़ दिया। The newly elected members of legislative assembly MLAs of Lokdal choose Devilal as their leader। The governor invited Devilal to be new chief minister। तो जो लोकदल के नए जो चुने हुए विधायक थे उन्होंने देवीलाल को अपना नेता चुना और राज्यपाल ने जो है देवीपाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दे दी। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। तो जब चुनावी नतीजों की जो घोषणा हुई उसके 3 दिन के अंदर ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। वो क्या बन चुके थे, मुख्यमंत्री बन चुके थे। As soon as he became the chief minister, his government issues a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करा कि छोटे किसान और जो मजदूर हैं और व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका जो बचा कुचा जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाए। His party ruled the state for 4 years। The next elections were held in 1991। अब उनकी पार्टी ने राज्य में कितने 4 वर्षों तक शासन करा, मतलब 4 वर्षों तक उनका चला। बट दिस फिर अगली जब 1991 में इलेक्शंस हुए बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन इस बार उनकी पार्टी को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया था। कांग्रेस वॉन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। उस फिर कांग्रेस जीत जाती है और अपनी सरकार बना लेती है। ओह आई एम सॉरी मैंने कैमरे पे तो ध्यान ही नहीं दिया। यू आर नॉट लुकिंग एट इट।
ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। ओके, हो जाती है मिस्टेक, आई होप तुम अपनी बुक में से देख के कर लेना इतना। तो हम पढ़ेंगे वाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो इलेक्शंस क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है कि जो जनता है वो अपने नेताओं को चुनती है ताकि वो गवर्नमेंट अपनी चला सकें। ठीक, अब हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है? तो इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस इन चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो बेसिकली इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोकतंत्र की बात करें उसके अंदर, डेमोक्रेसी की बात करें उसके अंदर, और पूरे संसार में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर इलेक्शंस होते हैं। We also read these elections are held in many countries that are not democratic. Even जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं भी हैं ना उनमें भी इलेक्शंस होते हैं। तो मीन्स नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर होने वाले इलेक्शंस को हम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस भी बोल सकते हैं और हमें इनका अंतर भी पता होना चाहिए। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? पर हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है? Let us try to imagine a democracy without elections. A rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decisions. अब हम किसी एक ऐसे कंट्री की सोचते हैं, ऐसे कंट्री के बारे में जो डेमोक्रेटिक है लेकिन उसमें क्या है कि इलेक्शंस नहीं होते, और हम ऐसा सोच रहे हैं कि लोग डेली इकट्ठा होते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं और तब डिसीजन लेते हैं, और सारे लोग, है ना। बट एज वी ऑलरेडी सीन इन द चैप्टर फर्स्ट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी कम्युनिटी। लेकिन चैप्टर फर्स्ट में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ऐसा किसी भी समाज के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति आकर के बैठे और डिसीजन ले। नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑल द मैटर्स। और हर एक व्यक्ति के पास इतना समय और इतनी समझ नहीं है कि वो सारे मुद्दों के ऊपर अपना ओपिनियन रखे, सॉल्यूशन निकाले। देयरफॉर इट इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसी वजह से बहुत सारे डेमोक्रेटिक, ऑलमोस्ट सभी में क्या होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं के थ्रू शासन किया जाता है। इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे टू सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? क्या कोई और तरीका है इलेक्शन के अलावा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने कैंडिडेट्स को, अपने नेताओं को चुनने का? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंसेस। अब हम एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, मीन्स जो कैंडिडेट है, वो सेलेक्ट किया जाता है एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से, और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनकी एजुकेशन और नॉलेज के हिसाब से सेलेक्ट किया जा रहा है। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो जाती है कि ये डिक्लेयर करना, है ना, ये पारित करना कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कौन ज़्यादा समझदार है, ये मुश्किल है थोड़ा सा। बट लेट अस से पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज़। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि लोग ये समस्या कर लेते हैं पार। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। और ऐसी जगह पर क्या है, इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं होगी। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? पर हम फिर इस जगह को डेमोक्रेसी बोल पाएंगे? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक दियर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? पर ये भी तो गारंटी नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव्स को जो जनता है वो पसंद करे या ना करे। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर विशेज़ ऑफ द पीपल? और इसकी भी क्या गारंटी है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही शासन करे जैसे इनकी जनता चाहती है? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन दियर रिप्रेजेंटेटिव्स? कि किस तरीके से हम ये चीज़ मान लें कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं वो जनता के अकॉर्डिंग काम करेंगे या उनको पसंद आएंगे। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज दैम। इसीलिए हम यहाँ पे एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं जिसमें जनता अपने लोगों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने कैंडिडेट को, अपने नेताओं को चुनते हैं और अगर वो चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं इफ़ दे विश टू डू सो, अगर उनकी इच्छा हो बदलने की। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। और इस पूरे मेथड को, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इलेक्शन। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शंस होते रहने चाहिए। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। अब इलेक्शंस के अंदर जो वोट देने वाले हैं उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर दैम। वो किसी ऐसे व्यक्तियों को चुन सकते हैं जो उनके लिए नियम बनाए। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वो उन लोगों को भी चुन सकते हैं जो सरकार बनाते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं।
दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट इन लॉ मेकिंग। वो उन लोगों को भी चुनते हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं सरकार के लिए और नियम बनाने का काम करते हैं। ये सारे लोग किनके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। वुड मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेसी। अब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इलेक्शंस को लोकतांत्रिक बनाती हैं? तो इलेक्शन को हिंदी में बोलते हैं चुनाव। तो इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वीज। अब इलेक्शन बहुत तरीक़ों से की जा सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होल्ड इलेक्शंस बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। तो हर लोकतांत्रिक सरकार के अंदर, हर डेमोक्रेटिक सरकार के अंदर इलेक्शंस होते हैं, बट कुछ ऐसी हैं जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनके अंदर भी इलेक्शंस होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन? किस तरीके से हम लोकतांत्रिक चुनाव को, लोकतांत्रिक इलेक्शंस को समझ सकते हैं और अंतर कर सकते हैं? वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्राइफली इन चैप्टर 1। और हम ये भी इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक के बारे में। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज विच इलेक्शंस आर हेल्ड बट दे कांट रियली बी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो हमने बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ पढ़ी जिनमें इलेक्शंस हो रहे थे बट वो डेमोक्रेटिक नहीं थे। कैसे नहीं थे? लोकतांत्रिक नहीं थे। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न दीज एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अब हम क्या करेंगे? वन बाय लिस्ट पढ़ेंगे, एक पूरी वन बाय वन एक तरीके से शर्तें पढ़ेंगे कि क्या ये डिक्लेयर करती है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं। सबसे पहला, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, कि हर एक के पास ना सेलेक्ट करने के लिए या अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए अधिकार होना चाहिए। दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड बी हैव इक्वल वैल्यू, कि हर एक के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की वैल्यू समान होनी चाहिए। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू दी वोट्स। जो हमारे वोटर हैं उनको ना वास्तविक में ऑप्शंस दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेट मी फिक्स दिस, कि उनके पास कहने को तो ऑप्शंस है और ऑप्शन है भी नहीं। उनके पास रियल ऑप्शंस होने चाहिए चूज़ करने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। और एक फ़िक्स टाइम पीरियड हो जाना चाहिए कि इतने में इलेक्शंस होंगे दोबारा से, मतलब एक फ़िक्स इंटरवल में इलेक्शंस हेल्ड कराए जाने चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी गेट इलेक्टेड। अब ऐसा है कि कैंडिडेट को ना क्या है, जब उसने जो भी वायदे कर रखे हैं उसको लोगों के लिए काम करना चाहिए। एक बार वो सेलेक्ट हो गया तो। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री फेयर एंड मैनर्स वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश। और बिल्कुल सही तरीके से जो है इलेक्शंस होने चाहिए कि लोग जिनको अपनी इच्छा से चुनना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, वोट देना चाह रहे हैं, वो अपनी फ्रीडम के साथ उनको वोट दे पाएँ। These might look like very simple and easy conditions। अब ये जो शर्तें हैं ये बड़ी सिंपल और साधारण सी तुम्हें दिख रही होंगी, बट देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन ऐसे बहुत सी देश हैं जिनमें ये कंडीशन भी पूरी नहीं की जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशन टू बी इलेक्शंस हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अब ये सारी शर्तें हम अपने देश के ऊपर लागू करके देखेंगे कि ऐसा हमारी कंट्री में होता है या नहीं, या हमारी कंट्री के जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं। इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, राजनीति जो प्रतिद्वंदता है ना, कॉम्पिटिशन को हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल शुद्ध लैंग्वेज में, प्रतिद्वंदता जो कंपटीशन है वो सही है या गलत है ना, इसके बारे में देखेंगे। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। अब जो इलेक्शंस है वो जो कुछ भी है वो किसके बारे में है बताओ? इलेक्शंस जो हैं वो क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच कंपटीशन ही है। एंड दीज कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। और ये कंपटीशन तरह तरह के रूप ले लेता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। और सबसे बड़ा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है। एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। और ये कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं उनके बीच का भी कॉम्पिटिशन बन जाता है। इफ़ देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। पर क्या राजनीतिक जो कंपटीशन है, राजनीतिक होता है ना पॉलिटिकल, क्या ये सही है? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैव मैनी डिमेरिट्स। लेकिन जो है इसके काफ़ी नुकसान तो दिखते हैं हमें, डिमेरिट्स होते हैं नुकसान इलेक्टोरल कंपटीशन के। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड
फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। तो इससे क्या होता है कि हमारे बस्ती और घर में बंटवारे जैसी स्थिति भी क्रिएट हो जाती है। इन एवरी लोकेलिटी यू वुड हैव हेard ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। और आप अपने इलाके में भी सुना होगा कि जो पार्टी पॉलिटिक्स फैलने की जो है लोग शिकायत भी करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। और जो अलग अलग पार्टी के लीडर होते हैं वो एक दूसरे पर उल्टे सीधे एलिगेशंस, यानी कि एलिगेशंस होते हैं, एक तरीके से एलिगेशंस होते हैं भाई, जो आरोप जो होते हैं ना, उसको आरोप, एलिगेशंस। तो आरोप लगाते रहते हैं। पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज़ डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। और गलत तरीके अपनाते हैं पार्टी और वहाँ के उस पार्टी के कैंडिडेट, ताकि वो इलेक्शंस को जीत जाएं। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स टू बी फॉर्मुलेटेड। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो चुनाव होते हैं ना, उसको जीतने का जो दबाव होता है, ये दबाव सही किस्म की अच्छी खासी राजनीति को पनपने नहीं देता। लंबे टर्म की जो राजनीति होती है ना, अच्छी वाली, उसको पनपने नहीं देता। सम गुड पीपल who may wish to serve the country do not enter this arena। और जो वास्तविक लोग होते हैं, जो देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो तो पॉलिटिक्स में घुसते भी नहीं है। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्थी कंपटीशन। वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे मुश्किल से और बेढंगी लड़ाई में उतरना ही नहीं चाहते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। और जो हमारे संविधान निर्माता थे, है ना, उनको इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का माइंड में ख्याल था। येट दे ऑप्ट फॉर फ्री कॉम्पिटिशन इलेक्शंस एज द वे टू सिलेक्ट अवर फ्यूचर लीडर्स। उन्होंने ऐसा, फिर भी उन्होंने क्या करा, भविष्य के नेताओं को चुनाव के लिए मुक्त मतलब फ्री चुनाव मुकाबले का ही चयन किया कि कंपटीशन हो। दे डिड नॉट सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर तरीके से काम कर सकती है। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by desire to serve them। तो एक आदर्श दुनिया है ना, एक आदर्श दुनिया में ही जो सभी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सभी राजनीतिक जो नेता हैं, उनको मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है। और ये सभी जो नेता होते हैं वो लोगों की सेवा की प्रेरणा, मतलब लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच आइडियल वर्ल्ड। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। बट दिस इज़ नॉट what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by desire to advance their political careers। अब क्या होता है कि असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के जो जितने भी नेता हैं ना, वो लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की उनको चिंता होती है। लोगों की इतनी चिंता उनको नहीं हो रही होती है। दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशंस फॉर देमसेल्फ। वो पावर में, वो सत्ता में ही बने रह चाहते हैं और अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन अपने लिए। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल। हाँ, और कुछ है कि वो सत्ता मतलब लोगों के लिए भी सेवा की भावना भी रखते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं होते। बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन क्या है कि सेवा करने की भावना से ही, भावना भी हो तो सिर्फ भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम होता है। बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो। लेकिन अगर वो वास्तविक तरीके से लोगों की सच में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता, उनको नॉलेज ही नहीं होती कि किस तरीके से करना है, और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच इन व्हाट द पीपल रियली वांट। और कभी कभी उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो एक्चुअल में मैच होते ही नहीं है कि जो जनता को एक्चुअल में चाहिए। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन। अब हम इस सिचुएशन को वास्तविक लाइफ से किस तरीके से सामना किस तरीके से किया जाए। वन वे इज़ ट्राई टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर। एक तरीका है कि जो भाई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो राजनीतिक नेताएं हैं, उनकी जो नॉलेज है और उनका जो कैरेक्टर है उसको इम्प्रूव किया जाए। दी अदर एंड मोर रियलिस्टिक वेज टू सेट अप सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो।
और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उनको ना अवार्ड दिया जाए जब वो जनता के लिए कुछ करें, या फिर उनको पनिश किया जाए जब वो ऐसा ना करें। वो डिसाइड द रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या रिवॉर्ड होगा, क्या पनिशमेंट होगी उन लोगों का? द सिंपल आंसर इज़ द पीपल। और जो साधारण सा उत्तर है वो है लोग, जनता ही करेगी डिसाइड। दिस इज़ व्हाट इलेक्शन कॉम्पिटिशन डज। और इसी तरीके से क्या होता है कि जो इलेक्शंस है वो ये काम करता है। अगर जनता के लिए उस व्यक्ति ने काम नहीं करा तो अगले हो रहे इलेक्शंस में उस पार्टी को हटा दिया जाएगा, उस कैंडिडेट को हटा दिया जाता है। यही उसका पनिशमेंट हो गया। और रिवॉर्ड ये हो जाता है कि वापस से उसी सरकार को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लोग उसी को चुनते हैं क्योंकि उसने पिछले 4 से 5 सालों में बहुत सारी काम किया। समझ गए? Regular electoral competition provide incentive in political parties and leaders. They know that if they raises issues the people want to raise. उनको ये चीज़ का क्लियर आइडिया हो जाता है कि अगर उन्होंने जो वायदे कर रखे हैं वो उन्होंने वैसा नहीं करा तो लोग उनको हटा देंगे। ठीक समझ गए बात को? कहाँ थी मैं, सॉरी। Their popularity and chances of victory will increase if the next elections. अगर वो अच्छे से उन्हीं लोगों को सर्व करते हैं तो क्या है, उनकी पॉसिबिलिटी अगले इलेक्शन में जीतने की बढ़ जाती है। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोट्स विद योर वर्क एंड दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। अगर वो अपने काम से लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका कोई चांस नहीं बचता कि वो अगले इलेक्शंस में भी जीत पाएंगे। समझ गए? सो लेट मी फिक्स. So if the political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a little bit the way market works. अब लेकिन अगर एक इस तरह से अगर कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है, मीन सिर्फ उसकी विश थी, तो भी वो मजबूरन जनता की उसको सेवा करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। अब कुछ कुछ इसी ढंग से बाज़ार काम करता है ना। कुछ इसी तरीके से क्या है, बाज़ार काम करता है। इवन इफ़ अ शॉपकीपर इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट ही वाज फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर। कि अगर एक दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की ही सोच रहा है तो मजबूरन उसे ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ेगा। इफ़ ही डज़ नॉट द कस्टमर विल गो सम अदर शॉप। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो कस्टमर है वो किसी और दुकान पर चला जाएगा। सिमिलरली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में कॉज डिविजन्स एंड सम अगलीनेस। इसी तरीके से राजनीतिक मुकाबले में भले से ही क्या है, कुछ भेदभाव पनपते हैं, है ना। लोगों में आपसी क्या होता है, मनमुटाव होता है। बट इट फाइनली हेल्प्स द फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। लेकिन फिर भी राजनीतिक जो दल होते हैं और जो नेता होते हैं उनको लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है, बाध्य होना ही पड़ता है। दैट्स इट। बाकी हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।